हरिओम। प्रार्थना के साथ आज की सभा का शुभारंभ करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ गायत्री छंद का उच्चारण करें। छत्तीसगढ़ का यह सांस्कृतिक भूमि और आज की सभा में पधारे हुए बहन हेमा देशमुख जी, उनके साथ सभी सहयोगी, गविष्ठ भाई बहन और छत्तीसगढ़ की गविष्ठ बेटियां, छत्तीसगढ़ प्रांत का यह मेरा पहला प्रवास है और आप सभी को अपने बीच पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी हो रही है। गायों के महत्व की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है जहां गायों की संख्या कई राज्यों से अधिक है। लेकिन चूंकि पिछले कई दशकों से गाय की प्रासंगिकता, उपयोग को हमने भुला दिया है या खो दिया, जिसके कारण बहुत तेजी के साथ गायों की संख्या कमते जा रही है। गायों की संख्या पर एक दस्तावेज के आधार पर जो बातें मैं बार बार भारतवासियों के साथ रखता हूँ कि 1947 का भारत जब अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से इस देश को छोड़कर गए, उस समय तक हमारी जनसंख्या 32 करोड़ थी और गायों की संख्या 34 करोड़ थी। अर्थात 1947 का भारत एक व्यक्ति, एक भारतीय पर एक गाय का भारत था। तो उस समय की जो स्थितियां जनसंख्या के हिसाब से रही हमारे देश की, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य से संबंधित हमारी स्थितियां और बहुत कुछ पर अगर दृष्टिपात करें हम तो आज से हम काफी बेहतर थे। हमारे खेतों में जो पैदावार की स्थिति है यह भी आज के मुकाबले बहुत अच्छी थी। जैसे 1947 का भारत जिसमें हमारे देश में आकस्मिक रोगों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोग थे जो कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और हृदयघात जैसी बीमारियों को जानते भी थे। जहां तक आर्थिक व्यवस्था की बात करो तो 1947 के भारत की अर्थव्यवस्था को यदि आप देखो तो हमारी समृद्धि और अमेरिका की समृद्धि लगभग बराबर थी। यानी $1 खरीदने में ₹1 लगता था। अमेरिका की मुद्रा डॉलर और भारत का रुपया बिल्कुल बराबर था। 1965 के बाद स्थितियां बिगड़ी और रुपये का अवमूल्यन बहुत तेजी के साथ होता गया। अगर इन सारे विषयों को एक साथ गाय की जनसंख्या के साथ आप यदि अध्ययन करो तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हमारे देश में गायों की संख्या घटती गई, वैसे वैसे हमारे देश में कई चीजें प्रभावित हुई। सबसे पहले प्रभावित हुआ है भूगर्भ जल, भूमि के अंदर का जल। जिस गति से गाय की संख्या गिरी है उसी गति से भूगर्भ का जल भी नीचे गिरा है। दूसरी जो अप्रत्यक्ष स्थितियां बनी है वह आर्थिक स्थितियां बन गई है कि धीरे धीरे हमारे रुपये का अवमूल्यन हुआ और दुनिया के बहुत सारे देशों के मुकाबले हम गरीब होते चले गए। गाय की संख्या के साथ इसका सीधा संबंध नहीं बनता,
लेकिन गाय के कारण जो हमारे देश की उत्पादन शक्ति थी, उसके कारण उससे अगर हम संबंध को स्थापित करते हैं तो बिल्कुल स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। चिकित्सा का भी सीधा संबंध गाय से नहीं बैठता, लेकिन स्थितियां तो बिल्कुल यही कहती है कि जैसे जैसे गाय की संख्या बढ़ी है वैसे वैसे भारत में रोगों की संख्या बढ़ती गई है। और आज लगभग स्थिति है कि भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कह सके कि जी मुझे तो किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट या चिकित्सा की जरूरत नहीं है। अगर भारत सरकार के कुछ आंकड़े अगर आप देखो, भारत सरकार हर साल जनसंख्या के दौरान बहुत सारी स्थितियों का जायजा लेती है, उसमें चिकित्सा का भी एक हिस्सा होता है। उधर भारत सरकार के ही आप जो है सेंसस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें, जो NIC.in में उपलब्ध है, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ सबसे दिल दहलाने वाली जो चीज़ें मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि प्रतिदिन हमारे देश में हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं, हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारियों से कितने लोग मर रहे हैं और भारत की कितनी जनसंख्या को डायबिटीज है। ये आंकड़ा बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। और ये आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए भी नहीं रख रहा हूँ कि सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं वो बहुत पुराने हैं, जबकि वास्तविक आंकड़ा तो कहीं ज़्यादा है। सबसे जो गंभीर संकट जो मुझे दिखता है वह दिखता है हमारे देश में प्रजनन क्षमता के ऊपर। सरकार के ये रिपोर्ट बताते हैं कि भारत की 30% बेटियां जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है और कुछ वर्षों में विवाह होने वाला है, वे बांझ हो चुकी हैं, जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। भारत की 30% बेटियां जो बिल्कुल विवाह के लिए तैयार खड़ी हैं, उनके शरीर में समस्या है कि वे मां कभी नहीं बन सकती। और यहीं पर युवा वर्गों का जो रिपोर्ट कहता है कि 25% युवा जो अभी शादी करने की स्थिति में है वो कभी पिता नहीं बन सकता। तो नपुंसकता दर भी इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि लगभग आधी जनसंख्या अनफर्टाइल हो गई है भारत की। और बीमारियों के आंकड़े यदि वर्तमान आंकड़े अगर सरकार उपलब्ध करा देती है तो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। भारत की 85% से ज्यादा संख्या माइल्ड ट्यूबरकुलोसिस से करीब है और जो बड़े बड़े शहर हैं वहां लगभग 100% ऐसी स्थितियां बन रही है। तो इतना कुछ भारत बदल गया, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति इतनी सारी बिगड़ गई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ हमारे भूगोल में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण हम इतने रोग से ग्रस्त हुए हैं? इस पर यदि दृष्टिपात करो तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इन तत्वों में जो विकृतियां आई है, इन्हीं विकृतियों के कारण जो है हम स्वास्थ्य के मामले में इतने गिर गए हैं या इतने लाचार और विवश हो गए हैं। हमारे शास्त्र भी स्पष्ट करते हैं और आज का विज्ञान भी स्पष्ट करता है कि हमारा जो यह शरीर है 5 महाभूतों का बना हुआ है, यानी 5 कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये पांचों का कंपोजिशन हमारा शरीर है। पृथ्वी पर रहने वाले 84 लाख जीव जंतुओं का शरीर है, वनस्पतियों का शरीर है और यहाँ तक कि स्वयं पृथ्वी का शरीर भी इन्हीं 5 यौगिक तत्वों के मेल से बना हुआ है। तो जब भी इन यौगिक तत्वों में कुछ बदलाव आता है, इनके कंपोजिशन में जब कुछ चेंज होता है तो हमारे शरीर का कंपोजिशन भी बदलता है और इसी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि हमारे शरीर में 22% भूमि तत्व है, यह 22% भूमि तत्व में यदि कोई विकृति होती है तब हमारे शरीर में सॉइल डिफिशियंसी के बहुत सारे रोग होते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जल की मात्रा 68% लगभग है। तो जल में जैसे ही वायुमंडल के जल में जैसे ही परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का जो जल है वह भी परिवर्तित होता है, विकृत होता है और जल की विकृति के कारण रोग होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, इन 5 महाभूतों में जब विकृति आती है और जितनी तेजी के साथ विकृति आती है उतनी तेजी के साथ हमारा शरीर असंतुलित होता है और भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है।
आज विकास के नाम पर जो हमारी मिट्टी में परिवर्तन किया जा रहा है, किसानों के हाथ में जहर देकर उत्पादन बढ़ाने की गलत बातें जो की जा रही है, इनके कारण हमारी मिट्टी विकृत हुई है। जो कारखाने और जो रासायन उत्सर्जन हो रहे हैं कारखानों से, उसके कारण हमारा पानी विकृत हुआ है, पानी विषैला हुआ है। प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण वायु में जितना प्राणवायु का घनत्व रहना चाहिए था वह घनत्व गिरा है, यानी वायु प्रदूषित हुई है, अग्नि प्रदूषित हुई है। और बहुत बड़े बड़े कारखानों के चलने के कारण जो ऊंचे नाद वाले जो साउंड फ्रीक्वेंसी उत्पन्न किए जा रहे हैं, इससे आकाशीय तत्व असंतुलित हुआ है और उसके नीचे रहने से हमारा शरीर भी असंतुलित हुआ है। तो इसी असंतुलन के कारण दुनिया की सारी बीमारियां हैं। दुनिया की सारी बीमारियों के मूल में यही है, पंच महाभूतों का असंतुलन हो जाना हमारी धरती पर और हमारे शरीर में और दूसरे जीव जगत में और वनस्पतियों में। तो इसमें से रास्ता यही है कि हम इन 5 महाभूतों का संतुलन फिर से करें, और जब तक ये संतुलन नहीं करेंगे तब तक जो बहुत बड़ी आबादी रोग से ग्रसित है वो निरोगी नहीं हो सकता है। और इसी विषय को लेकर पूरे भारत में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि हमारे देश की मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन कैसे बने, यह किस प्रकार से प्रदूषण मुक्त रहे, ताकि भारत में रहने वाली जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो इन महाभूतों के कारण, इन महाभूतों के प्रदूषण के कारण बीमार नहीं पड़े। तो इस दिशा में काम करते हुए जो हमारी समझ बनी कि इस सृष्टि में गाय एक अकेली ऐसी जीव है जो 5 महाभूतों के संतुलन को बनाती है, 5 महाभूतों में आए हुए प्रदूषण को क्षय कर देती है। और इस ज्ञान की जानकारी होने के कारण ही हमारे पूर्वज जो है अपने घरों पर एक नहीं बल्कि अनेक गाय रखते थे, गौ पालन करते थे, और उनका ध्येय कभी भी दूध नहीं होता था, उनका ध्येय गोबर और गोमूत्र होता था। मिट्टी को जितना ज्यादा गोबर मिलेगा, जल और वायु को जितना ज्यादा गौमूत्र मिलेगा, उतना ही अधिक हमारी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश संतुलित रहेंगे। तो इस विज्ञान को समझने के कारण ही हमारे पूर्वजों ने गौ पालन किया। गौ पालन का कभी भी उद्देश्य हमारी धरती पर दूध का व्यापार नहीं रहा। इसी विषय को समझाने का एक प्रयास भारतवासियों को रहा है कि आप इस विषय को समझें कि यदि हमें निरोगी रहना है, इसी धरती पर 100 साल का जीवन निरोगी पूर्वक जीना है, तो कहीं न कहीं हमें गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा, गाय की गवियों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो ये जो सारा कुछ रिसर्च है, इसमें देखो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैंने तो केवल इतना ही किया है कि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में जो गाय के समीकरण अभी बचे हुए हैं, उन समीकरणों को इकट्ठा करना, उस पर कुछ शोध करना, और उस शोध से जो चीजें निकल कर आती है वह भारत के जनमानस में बिठा देना। इसी कड़ी में एक सूत्र पर मैं आपसे बात करूंगा, और उस सूत्र में गाय की पूरी व्याख्या है कि गाय क्या है और गाय के कारण हमारे जीवन में कितना कुछ आ सकता है। तो यह सूत्र जो है वो गौ नमस्कार के रूप में है। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य शौभेभ्य एव च, नमो गं सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। यह गौ नमस्कार सूत्र कहते हैं नमो गोभ्यः, अर्थात संपूर्ण गौवंश। कई लोगों के मन में भावना रहती है कि जी मैं गाय की सेवा करूं, तो वे नंदियों को छोड़ देते हैं, गाय के बछड़े बछड़ियों को छोड़ देते हैं, और फिर खेतों में काम करने वाले बैलों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यह सूत्र कहता है कि नमो गोभ्यः, अर्थात मात्र गाय पूजनीय नहीं है,
बल्कि संपूर्ण गौ वंश पूजनीय है। अब गौ वंश में जितने आगे ये सभी पूजनीय हैं और सभी का मान बराबर होना चाहिए। और उनको मान किस तरह का मिलना चाहिए? श्रीमती है, अर्थात जिस प्रकार से हम अपने जीवन में गृहस्थी में रहते हुए हम अपनी माताओं को आदर पूर्वक श्रीमती से संबोधित करते हैं, अर्थात हम अपनी माँ को, सगी माँ को जितना सम्मान देते हैं, बिल्कुल उसी सम्मान की हकदार गाय और उसका पूरा वंश है। नमो गोव्य श्रीमतीभ्य। लेकिन ये सम्मान क्यों है? क्योंकि सौरभ्य वो सम्मान इसलिए है कि गाय कुछ और नहीं बल्कि साक्षात सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है। जिस सूर्य के कारण, जिस सूर्य की ऊर्जाओं के कारण संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, पूरा सौरमंडल चलायमान है, उस सौरमंडल को चलाने वाले पितामह सूर्य नारायण की प्रतिनिधि गाय है। इसलिए इस सृष्टि में, सौरमंडल में जितनी बड़ी भूमिका सूर्य की है, उतनी ही बड़ी भूमिका गाय की भी है। और आगे कहते हैं ब्रह्म सुताभिश्च, यानी जिस तरंगीय ऊर्जा के कारण यह सृष्टि बनी है, जिस ब्रह्म ऊर्जाओं के कारण यह सृष्टि बनी है, उसी ब्रह्म ऊर्जा की पुत्रियां यह गाय है। ब्रह्म सुताभिश्च, यानी उनकी ब्रह्मा की पुत्रियों जैसी नहीं, ब्रह्मा की पुत्रियां ही है। इसलिए पवित्राभ्यो नमः, नमो नमः। इस कारण से हमें गाय का सम्मान करना चाहिए, गौवंश को नमन करना चाहिए। इस सृष्टि के दो कारक हैं, एक सूर्य नारायण है और दूसरी ब्रह्म ऊर्जा है। तो ब्रह्म ऊर्जा की यह पुत्रियां हैं और सूर्य नारायण की यह प्रतिनिधि है। इसलिए हमारे जीवन में, संपूर्ण मानव जाति के जीवन में गाय जो है वो पवित्र है और इसी पवित्रता के कारण हमें गाय को बार बार नमस्कार करना चाहिए और नमन करना चाहिए। अब हमें लाभ क्या मिलता है इस गाय से? अगला जो पंक्ति है सूक्त का, सर्व काम दूधे देवी। तो देखो, गाय को यहाँ पर देवी से संबोधित किया गया है कि गाय देवी है। आज तक मैंने अपने जीवन में जितने ग्रंथों का अध्ययन किया, जितने पुराणों की कहानियां पढ़ी, कहीं भी मैंने गाय के बारे में जो संबोधन है वो जानवर नहीं देखा। कहीं भी हमारे किसी भी पौराणिक ग्रंथ में गाय का संबोधन जानवर से नहीं है, जीव से नहीं है। उसका संबोधन या तो प्राणी से है, उत्कृष्ट प्राणी, अथवा उनका संबोधन देवी के रूप में है, अथवा उनका संबोधन मां के रूप में है। लेकिन कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि गाय। लेकिन जब से भारत में ये जो आधुनिक शिक्षा आई, तब से हमारे बच्चों को यही रटाया जा रहा है कि गाय एक जानवर है, चौपाया जानवर है। तो थोड़ा हम जो है इस विषय से बाहर के निकल करके आए कि गाय जानवर है, यह कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। और यह शुक्र भी स्पष्ट करते हैं, सर्व काम दूधे देवी, अर्थात मनुष्य अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए जो जो काम नहीं कर सकता है, इन सारे कामों को मनुष्य के बदले, मनुष्य के लिए गाय करके देती है। इसीलिए गाय को देवी से संबोधित किया गया। सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्थाभिषेचिनी। और इस गाय की शक्ति है कि यदि हम अपने जीवन में बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं, तीर्थाटन नहीं कर पाते हैं, और यदि हमारी गृहस्थी में गाय है, तो गाय की ताकत है कि दुनिया के सभी तीर्थों का पुण्य, सभी तीर्थों का फल हमारी गृहस्थी में ला करके दे देती है। इसीलिए कहा गया सर्व काम दूधे देवी, हमारा सारा छुटा हुआ काम ये कर देती है गाय। और सर्व तीर्थाभिषेचिनी, और दुनिया के सारे, केवल भारत के नहीं, दुनिया के सारे तीर्थों का फल हमारी गृहस्थी की झोली में ला करके डाल देती है यह गाय। सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्थाभिषेचिनी, पावनी शुरभि, पावनी शुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमो नमः। तो इतनी बड़ी जो उपमा है गाय के प्रति,
जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है यह बिल्कुल स्पष्ट है और आज इन सूत्रों को समझने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है और गाय की उपयोगिता को फिर से सिद्ध कर देने की जरूरत है। आज भारत में गाय का जो इतना ह्रास हुआ है और सबसे ज्यादा ह्रास 1947 से लेकर के आज तक हुआ है, एक बड़ी ही कड़वी बात है, पचाना मुश्किल है, लेकिन मैं आप सभी के सम्मुख रखना चाहता हूं कि मुगलों के कालखंड में जितनी गौ हत्याएं नहीं हुई, अंग्रेजों के काल में जितनी गौ हत्याएं नहीं हुई, उससे कहीं अधिक गौ हत्याएं 1947 के बाद के भारत में हुई है। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। आप देखो, हमारी जनसंख्या 32 करोड़ से आज 132 करोड़ हुई है। गाय की जनसंख्या और 18वीं शताब्दी के अंत तक के दस्तावेज बताते हैं कि हमारे भारत में 360 गाय की प्रजातियां होती थी। आज कितनी प्रजातियां हैं? मुश्किल से 100 प्रजातियां भी नहीं बची हुई है। 2800 के आसपास प्रजातियों को पूरी तरह से हमने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, वो विलुप्त हो गई, अब इस धरती पर नहीं है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा गौ हत्याएं जो है भारत में 1947 के बाद से हुआ है। और इन हत्याओं के पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो हमें समझ में आता है, ये आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि गाय की हत्याएं हमारे देश में इसलिए हुई है क्योंकि गाय की उपयोगिता को हमने बंद कर दिया, यूटिलाइजेशन बंद कर दिया, हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रही और इसके कारण हमारा ध्यान गाय के प्रति से हट गया और गाय जो है, गाय की हत्याएं बहुत तेज गति से होती रही। उपयोगिता का मतलब है एप्लीकेशंस, हमने गति से होती रही। उपयोगिता का मतलब है एप्लीकेशंस, हमने अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन नहीं किया। हमारे पूर्वज गाय का एप्लीकेशन खेती में करते थे, हमारे पूर्वज गाय का एप्लीकेशन अर्थव्यवस्था में करते थे, हमारे पूर्वज गाय का एप्लीकेशन शिक्षा व्यवस्था में करते थे, हमारे पूर्वज गाय का एप्लीकेशन से शिक्षा व्यवस्था में करते थे। कोई ऐसा संदर्भ नहीं है हमारे सांस्कृतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जिस संदर्भ में गाय की उपयोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आज से लगभग 10 साल पहले मैंने भारत सरकार को और कई प्रदेश की सरकारों को कहा कि यदि आपका कोई ऑफिसर, आपका कोई सेक्रेटरी, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी यदि यह सिद्ध कर देता है कि हमारे डिपार्टमेंट में गाय की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती है, तो मैं आपके डिपार्टमेंट में जिंदगी भर निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकारें सामने नहीं आती। कोई ऐसा भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर गाय की उपयोगिता नहीं है। गाय इतनी प्रासंगिक होते हुए भी आज सरकार की नजरों से, उद्योगपतियों की नजरों से, समाज के लोगों की नजरों से और सबकी नजरों से दूर होती चली गई है। कारण वही है कि अंग्रेजों को गाय खत्म करना था, इसलिए गाय की उपयोगिता को बंद किया। लेकिन हमें क्या करना है जो हमने गाय की उपयोगिता को बंद किया है? इसलिए यदि गाय की उपयोगिता को यदि हमें लाना है अपने जीवन में, तो गाय को हर क्षेत्र में स्थापित करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करना होगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्थापित करना होगा। और सबसे जो दयनीय स्थिति है भारत की, वह है हेल्थ की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति में, स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा गाय को स्थापित करने की जरूरत है। और इसी सोच के साथ जो है वो गाय आधारित चिकित्सा विज्ञान की पुनर्स्थापना का कार्य हम लोगों ने शुरू किया कि यदि हमें निरोगी रहना है, सभी बीमारियों से बच करके रहना है, असाध्य कहे जाने वाली जितनी बीमारियां हैं, इनसे छुटकारा यदि हमें पाना है, तो गाय की शरण में आना ही पड़ेगा। गाय की शरण में आए बगैर हम निरोगी नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जिन 5 यौगिक तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में चाहिए, इस संतुलन के लिए दुनिया में केवल और केवल एक ही द्रव्य है और वह है गाय से प्रदत्त द्रव्य। दुनिया का कोई ऐसा मेडिसिन नहीं, कोई ऐसा ड्रग्स नहीं है जो हमारे शरीर के यौगिक तत्वों का संतुलन बना दे। गाय जो हमें गोमें प्रदान करती है, जिसको हम गोबर भी कहते हैं,
देखो गोबर, गाय गोबर नहीं देती, गाय गोमय देती है। गोबर तो कोई भी जीव देता है, कोई भी चौपाया जीव गोबर देता है, लेकिन गाय एक विशेष तरह की चीज देती है जिसका नाम है गोमय, और गाय देती है गौमूत्र। लेकिन हम अज्ञानतावश, अज्ञानी होने के कारण उसको गाय का पेशाब कह देते हैं, काउ यूरिन कह देते हैं। गाय कभी भी पेशाब नहीं करती, गाय कभी भी यूरिन नहीं देती, गाय गौमूत्र देती है। और गौमूत्र में पेशाब में बहुत अंतर है, यूरिन में और गौमूत्र में बहुत अंतर है। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस को समझते हो, तो साइंस के हिसाब से आप समझो कि यूरिन किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर का वेस्ट लिक्विड मटेरियल जो निकलता है, वो मेडिकल साइंस की भाषा में यूरिन होता है। यूरिन मतलब हमारे शरीर का वेस्ट लिक्विड मटेरियल, यानी हमारे शरीर का वह तरल पदार्थ जो शरीर की जरूरत वाला नहीं है, वो यूरिन के कैटेगरी में आता है। लेकिन गाय ऐसा नहीं करती। उसी प्रकार से जो संडास है, हमारे शरीर में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, वो संडास के रूप में बाहर निकलता है, उसको संडास कहते हैं। गाय कभी भी संडास नहीं करती, क्योंकि गाय अपने शरीर से कभी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालती, बल्कि वह वेस्ट मटेरियल को अपने मांस में धारण करती है, निकालती नहीं है वह। फिर बोलोगे ये गोमय क्या है, फिर ये मूत्र क्या है? तो इस विषय को समझने के लिए आपको अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा। अथर्ववेद में इसके बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें से मैं केवल एक सूत्र पर उदाहरण के लिए आपसे बात करूंगा। अथर्ववेद के एक सूत्र कहते हैं गावो, गावो शमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। गावो का मतलब गाय का गव्य, यानी गाय का द्रव्य, गाय से प्राप्त द्रव्य। गाय से प्राप्त द्रव्य क्या क्या है? तो गाय से प्राप्त द्रव्य है गोमय, दूसरा द्रव्य है गौमूत्रे, और तीसरा है क्षीरम। तो गाय दूध नहीं देती, गाय क्षीरम प्रदान करती है। दूध कहने का अर्थ बकरी का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, पिग ब्रीड काऊ का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तब गाय के दूध की क्या विशेषता है? विशेषता है कि गाय का दूध क्षीरम है। तो गाय 3 द्रव्य देती है हमें, गोमय, गौमूत्रे और क्षीरम। इन तीनों का चरित्र कैसा है? हमने कहा कि ये तो यूरिन नहीं है, ये संडास नहीं है, ये दूध नहीं है, तो इसका चरित्र कैसा है? तो इसी सूक्त में आगे कहते हैं सोमस्य। ये जो गावो है, यानी गाय से प्राप्त जो द्रव्य है, वह सोमस्य है। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा। तो सोमस्य मतलब चंद्रमा की तरह है। तो यदि अपनी गैया के गव्यों का चरित्र जानना है, उसका औषधीय गुण समझना है, तो आपको चंद्रमा को समझना पड़ेगा कि चंद्रमा कैसा है। क्योंकि गावो समस्य, गाय के द्रव्य सब चंद्रमा की तरह है, तो चंद्रमा कैसा है? अध्ययन करो चंद्रमा कैसे। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा के पास मुख्य 3 गुण हैं। क्या गुण है? सरल, सुंदर और शीतल। चंद्रमा के पास शीतलता है, चंद्रमा के पास सुंदरता है, और चंद्रमा के पास सरलता है। आप देखो, देखते रह जाते हो, इसलिए कि चंद्रमा सरल है, शीतल है और सुंदर है। चंद्रमा के पास अपना कुछ नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को लेकर के और रात्रि में परावर्तित करते हैं। सूर्य की वही किरणें जो तेज है, हमारी चमड़ी को जला देता है। जब चंद्रमा की धरती से टकराकर परावर्तित होकर के जब धरती पर वही सूर्य की किरणें आती है, तब सूर्य की किरणों का चरित्र बदल जाता है और हो जाता है सरल, सुंदर और शीतल। इन तीनों गुणों को धारण कौन कर रहा है? गावो, यानी गाय से प्राप्त द्रव्य इन तीनों गुणों को धारण करते हैं, सरलता, सुंदरता और शीतलता।
तो जिस पदार्थ में सरलता है, जिस पदार्थ में सुंदरता है, जिस पदार्थ में शीतलता है, इसको मनुष्य को धारण करना चाहिए। तो इसकी अगली पंक्ति में है प्रथमस्य भक्ष्य, गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। जब ये गाय का द्रव्य सरल, सुंदर और शीतल है तो इसका भक्षण कीजिए, यानी इसको खाइए, धारण कीजिए। कब खाना? प्रथमस्य भक्ष्य। जीवन में जब जब पहला प्रसंग आ जाए तब तब इसका भक्षण शुरू कीजिए। तो मनुष्य के जीवन का पहला प्रसंग क्या होता है? अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलना। कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब उसके जीवन का वो पहला प्रसंग होता है धरती पर आने का। मां के गर्भ के भूगोल से निकल करके और धरती में आने का उसका पहला प्रसंग होता है। इसलिए अथर्ववेद कहते हैं कि जो बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलता है उसको उसकी मां के दूध के पहले गायों का भक्षण करो। ये तो शास्त्रीय बात है। तो इस शास्त्रीय सूत्र को पिछले 15 वर्षों में हमने भारत के 5000 से ज्यादा बच्चों पर इसका एप्लीकेशन करके देखा। 5000 से ज्यादा बच्चे आज भारत में हैं जिन्होंने अपनी मां के दूध के पहले गायों का भक्षण किया है। और इन बच्चों के पास जो उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उनके मस्तिष्क की जो मेधा है, इसका कहीं भी कोई कंपेयर नहीं है, कहीं कोई तोड़ नहीं है। ये गाय का गोमय शुद्ध भूमि तत्व है, जिसको आज की मेडिकल साइंस की भाषा में कह सकते हो इट्स प्योर सॉइल, शुद्ध मिट्टी तत्व है। वैसा ही शुद्ध मिट्टी तत्व है जैसा शुद्ध मिट्टी तत्व हमारे शरीर में होता है। 22% हमारे शरीर में 22% शुद्ध मिट्टी है, प्योर सॉइल एलिमेंट है 22%। हमारे शरीर में शुद्ध जल है 68%, 68%। गाय हमें दूध के रूप में क्षीर देती है। तो ये जो 3 गव्य हो गए, क्षीरम, गोमयम और गौमूत्रम, इस पर अथर्ववेद का दूसरा एक सूत्र है। क्षीरम सर्व औषधि सारम। संसार में जितनी औषधियां हैं, इन औषधियों की सार, एसेंस, उसका सत्व कहां पर है? क्षीरम। क्षीरम सर्व औषधि सारम, अर्थात गाय का दूध संसार की सारी औषधियों के सत्व को धारण करने वाला है। और गौमूत्र के बारे में कहा गौमूत्रे धनवंतरी, गौमूत्र में साक्षात धनवंतरी। तो हमें यदि गौमूत्र को समझना है औषधीय दृष्टिकोण से तो धनवंतरी जी को समझना पड़ेगा। और तीसरा है गोमय वस्ति लक्ष्मी, अर्थात जो गोमय है, हमारी गाय का जो गोबर जिसको कह रहे हैं आप, इसमें लक्ष्मी का वास है। तो 3 चीजों को देखो समझना है, गाय को समझना है, गाय के गव्यों को समझना है, तो 3 चीजों को समझ लो। क्षीरम सर्व औषधि सारम, सभी औषधियों की शाखा। तो यदि हमारे जीवन में शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का 1 गिलास यदि दूध मिल जाता है तो वह सृष्टि की सबसे ऊंची औषध है। और गौमूत्र अगर मिल जाए तो साक्षात धनवंतरी है। तो धनवंतरी जी कौन है? धनवंतरी जी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो धनवंतरी हमारे देश में एक ऐसे देव हुए जिन्होंने संपूर्ण आयुर्वेद को धारण किया, संपूर्ण आयुर्वेद को धारण किया और उस आयुर्वेद के एप्लीकेशन के लिए उस आयुर्वेद के ज्ञान को ऋषियों को प्रदत्त किया, ऋषियों को दिया कि आप इस आयुर्वेद के ज्ञान को जन कल्याण के काम में लगाइए। तो जिस देव ने, जिस व्यक्तित्व ने संपूर्ण आयुर्वेद को धारण करके ऋषियों को काम में लगाया कि आप इस ज्ञान को जन कल्याण के काम में लगाइए, उनका वास कहां है? वे कहां निवास करते हैं? गौमूत्रे धनवंतरी, वो गौमूत्र में है। तो गौमूत्र से ऊंचा बड़ा दुनिया में कौन सा औषध हो सकता है? आज दुनिया में देखो जितनी थेरेपियां हैं, जितनी थेरेपियों का नाम ले लो, सभी की उत्पत्ति और उदय
आयुर्वेद से हुई है। यहाँ तक कि एलोपैथी की उत्पत्ति आयुर्वेद से हुई है। आयुर्वेद का ही सूत्र है जिस पर पूरा का पूरा आज एलोपैथी शास्त्र खड़ा है। आयुर्वेद के ही वो सूत्र हैं जिसके ऊपर आज मॉडर्न आयुर्वेद खड़ा है। आयुर्वेद के ही सूत्र हैं जिसके ऊपर आज होम्योपैथी खड़ा है, एक्यूप्रेशर खड़ा है, एक्यूपंक्चर खड़ा है, सुजोक है खड़ा, अरहम है खड़ा, झाड़ फूक जैसे उच्च कोटि के चिकित्सा पद्धतियां हैं खड़ा। सभी दुनिया के सारे 350 मेडिकल थेरेपियों का जनक कौन है? आयुर्वेद है। और आने वाले दिनों में आयुर्वेद से ऐसी और 100-200 मेडिकल थेरेपियां निकल जाएगी, फिर भी आयुर्वेद जहां है वहां रहेगा, उसके अस्तित्व में कोई कमी नहीं आएगी। समुद्र अथाह ज्ञान है आयुर्वेद, और उस अथाह ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्तित्व धनवंतरी कहाँ है? गौमूत्र धनवंतरी। तो बताओ, गौमूत्र से ऊंचा औषधि इस दुनिया में क्या हो सकता है? और गो में वसती लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास, अर्थात लक्ष्मी का वास जो है वो गोमय, जिसको गाय का गोबर कहते हैं। अंतर इतना ही हुआ है कि लक्ष्मी के स्वरूप को बदल दिया गया। व्यापार के कारण, व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए लक्ष्मी के मूल स्वरूप को बदल दिया। आज लक्ष्मी किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। यदि अथर्ववेद की बात मानो तो ये लक्ष्मी है ही नहीं। वह तो एक व्यापार खड़ा करने के लिए लक्ष्मी के स्वरूप को बदल दिया गया कि लक्ष्मी जो है रुपया, पैसा, धन संपत्ति जो है वो है, और इसकी पूजा के लिए धनवंतरी जो है धनतेरस के दिन को जो है निमित्त कर दिया गया। आप धनतेरस के पूरे विधान को आप पढ़ो, एक बार समझो, पुराणों की जो कहानियां हैं धनतेरस से संबंधित, इसको पढ़ो कि धन कौन है और धन 3 गुने गति से कैसे बढ़ता है। तो उसके मूल में है गाय, यानी घर में गाय लाने का दिवस, गाय खरीदने का दिन, गाय की सेवा का दिन है धनतेरस। लेकिन हमारे देश में विपणन करने वाले लोगों ने गाय को कॉर्नर में कर दिया और उसके जगह सोना, चांदी, रुपया, जवाहरात, आभूषण का व्यापार खड़ा कर लिया। धनतेरस का कोई भी संबंध सोना चांदी से है ही नहीं। धनतेरस अर्थात गाय धन है, और उस दिन यदि गाय का वर्ण आपने कर लिया तो धन रूपी गाय 3 गुने गति से आपके जीवन में बढ़ता है। ये है धनतेरस। तो ये कौन सा धन है? गाय हमें कौन सा धन देती है? तो गाय धन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में प्राण वायु, यह जो प्राण वायु है यही मूल लक्ष्मी है। तो गोमय वस्ती लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी में सोना का वास नहीं है, चांदी का वास नहीं है, आभूषणों का वास नहीं है। गोमय में लक्ष्मी का वास है, अर्थात प्राण वायु का वास है, ऑक्सीजन का वास है। आप में से यदि कुछ लोग रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जानने वाले हो, मॉडर्न साइंस वाले हो, लैबोरेटरी से संबंध रखते हो, तो आप अपने शहर के राजनांदगांव के गलियों में, सड़कों पर कचरा खाने वाली जो आपकी शुद्ध भारतीय नस्ल की जो गाय है, क्या बोलते, कौशल्या, ये जो कौशल्या आपकी जो मूल प्रजाति है, इस प्रजाति की गाय जो आपके राजनांदगांव के मंडियों में घूमते हुए सड़ी साग सब्जियां खाती है, उनका गोबर आप ले लो और आकर के उसको लेबोरेटरी में आप उसका केमिकल एनालिसिस करके देखो, उसका विश्लेषण करके देखो, आप पाओगे 23% ऑक्सीजन है, 23%। और जो गाय निर्भीक रूप से गोचर भूमि में चारा चरती है, चारागाहों में चारा चरती है, जंगलों पहाड़ों में घूम कर चलती है, वो उनके गोमे की क्वालिटी की तो कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं सबसे खराब भोजन करने वाली जो आपकी कौशल्या गाय है, उस गाय के गोबर का एक बार केमिकल एनालिसिस करके देखो, 23% ऑक्सीजन है, अर्थात ऑक्सीजन प्राणवायु जिसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, यही मूल लक्ष्मी है। और लक्ष्मी यदि जीवन से निकल गई, लक्ष्मी यदि जीवन से चल गई, तो क्या दुर्घटना घटती है, ये कोरोना महाराज ने बता दिया है पिछले साल भर पहले।
जिनको जिनके शरीर में लक्ष्मी घट गई, लक्ष्मी चली गई, यानी जिनके शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज घट गया, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गई, उनका क्या ह्रास हुआ है, इस पर कुछ ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग, दुनिया के लोग भोगते हुए हैं कि जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, अर्थात आयुर्वेद की भाषा में लक्ष्मी की कमी हुई जैसे ही शरीर में, वैसे ही ऊपर का टिकट कटा। और इसी लक्ष्मी को खरीदने के लिए कितने पैसे लगे? 3-3 हजार रुपए के सिलेंडर 30-30 हजार में भी नहीं मिले। लेकिन हमारी गाय जो बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन प्रदान की, उसको हम लोगों ने माना नहीं, वैल्यू नहीं दिया, या अज्ञानतावश उसको सड़क पर पड़ा हुआ छोड़ दिया। कोरोना जब चरम पर था, उस समय जो हमारे गविशिष्ट भाई बहन हैं, जो पूरे भारत में 8,000 गविशिष्ट भाई बहन हैं, हम सब लोगों ने मिलकर के 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर काम किया, विदाउट मास्क, विदाउट ग्लव्स, विदाउट सैनिटाइजर। और आप आश्चर्य करोगे ये जान करके, एक भी डेथ नहीं हुआ है, नॉट ए सिंगल डेथ। और दूसरा आंकड़ा आपको बताता हूं, पूरे भारत के 6,000 गौशालाओं से इकट्ठा किया हुआ आंकड़ा। 12,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिनमें से 6,000 गौशालाएं जो हमारे नेटवर्क में आते हैं। यहां से आंकड़ा हमने जो प्राप्त किया, वो आंकड़ा कहता है कि कोरोना किसी भी गौ सेवक को नुकसान नहीं पहुंचाया। गौशाला में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, एक भी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई। यहां पर आपको एक बात बता दूं, गौशाला में बहुत सारे ट्रस्टी कोरोना के कारण मर गए, क्योंकि उनका निवास गौशाला में नहीं। गौशाला को, गाय को अप्रत्यक्ष रूप से वो भला करते हैं, लेकिन गाय के सानिध्य में नहीं है। लेकिन जो लोग गाय के सानिध्य में रहे हैं, ऐसा एक भी मृत्यु हमें 6,000 गौशालाओं से नहीं मिली, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। कारण यही है कि गाय जब गोबर देती है, कहीं भी गौशाला में, आपके सड़क में, आपके घर पे, आपके गांव में, तो उस गोमय में 23% ऑक्सीजन है, और यह ऑक्सीजन वायुमंडल में घुलनशील है। यानी गाय वहां पर गोबर दे दी, तो उस गाय के गोबर में, गोमय में जो 23% ऑक्सीजन है, वो बहुत तेजी के साथ वायुमंडल में घुल जाता है। तो यदि ऑक्सीजन नापने का पैरामीटर आपके पास है, तो आप अपनी गौशालाओं में पैरामीटर लेकर के जाओ, आप वायुमंडल से कम 2% ज्यादा आपको ऑक्सीजन गौशाला के एनवायरमेंट में मिलेगा। और यही कारण है कि गौशाला के परिसर में रहने वाले गौ सेवकों के शरीर का ऑक्सीजन दर नहीं गिरा, लक्ष्मी नहीं गिरी, और कोरोना गौशाला के वायुमंडल में घुसा भी नहीं, घुस भी नहीं सकता, क्योंकि कोरोना का कहर वही हुआ है जहां कोरोना के रहने का वायुमंडल था। तो कोरोना के रहने का वायुमंडल है ऐसा वायु जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज्यादा है। ऐसे वायुमंडल जितने थे, उसी वायुमंडल में कोरोना नहीं, कोई भी वायरस को जिंदा रहने के लिए वायुमंडल चाहिए, कार्बन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की डेंसिटी वाला वायुमंडल। तो भारत के जिन जिन शहरों में, जिन जिन क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज्यादा था, उन्हीं शहरों में कोरोना का संकट आया। लेकिन जहां की वायु में 17-18% से ज्यादा ऑक्सीजन का घनत्व रहा है, वहां पर कोरोना किसी को कुछ नहीं बिगाड़ पाया और बढ़ भी नहीं सकता है। कोरोना तभी अपने आप को मल्टीपल करेगा जब उसके रहने वाला वायुमंडल मिलेगा, और उसके रहने वाला वायुमंडल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसलिए आप देखो, जितने ज्यादा पॉल्यूटेड शहर थे, दिल्ली है, मुंबई है, सबसे ज्यादा कोरोना का कहर वही हुआ, क्योंकि दिल्ली जब ट्रैफिक टाइम होता है तो ऑक्सीजन दर घट करके 11 से 13% हो जाता है। मुंबई का भी लगभग यही हाल है।
अहमदाबाद का भी लगभग यही हाल। जितने भी हमारे देश के मेट्रो सिटीज हैं और सेकंड मेट्रो सिटीज हैं, सभी में ऑक्सीजन डेंसिटी जो है 13% प्लस एंड माइनस 1.1 और 2% इतना ही होता है। ट्रैफिक टाइम में घटता है, ट्रैफिक खत्म हुआ तो 13 अधिक से अधिक 14 जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। जबकि हमारे शरीर की जो जरूरत है वो जरूरत है कम से कम 20.8% ऑक्सीजन डेंसिटी वाला एयर। एक ऐसा वायु जिसमें कम से कम 20.8% ऑक्सीजन घुला हुआ हो, ऐसा वायु यदि हमें मिलता है तब हमारा शरीर निरोगी रूप से चलेगा। अब देखो, पूरी दुनिया के आंकड़े इकट्ठे करके देख लो, हमने तो देख लिया है पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह बचा हुआ नहीं है गौशालाओं को छोड़कर। यहां पर फिर मैं रेखांकित करता हूं, गौशालाओं को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहां ऑक्सीजन डेंसिटी 20.8% हो या उससे अधिक हो। आप ऋषिकेश चले जाओ, वहां भी आपको 18% से ज्यादा ऑक्सीजन कभी भी नहीं मिलेगा, रात्रि में भी नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। यानी पूरी दुनिया जो है वो मनुष्य के रहने योग्य भूगोल नहीं रह गया है। इसी के कारण हम मनुष्य इतनी तेजी के साथ बीमार पड़ रहे हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही है। तो हमें अपने वायुमंडल को बचाना पड़ेगा, और हमें अपने वायुमंडल को बचाने के लिए केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है गाय। गाय एक ऐसी मशीन है, आप मान लो गाय एक ऐसी मशीन है मान लो, जो कुछ भी खा ले उसको ऑक्सीजन में बदल करके अपने गोमय के माध्यम से बाहर निकाल देती है। दुनिया में देखो, विकास के नाम पर बहुत सारी चीजें बन रही है। कोई चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, कोई मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। इन बेवकूफों को इतना समझ में आना चाहिए कि प्रकृति ने जो धरती दिया है, इस धरती को तो कम से कम सुरक्षित रखो, तब दूसरे धरती की बात करना। अपना घर तो सुरक्षित है नहीं, हम कहीं दूसरे धरती की खोज में लगे। कम से कम अपने धरती का ऑक्सीजन लक्ष्मी को ठीक कर लो, जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया बीमार पड़ रही है। लेकिन मॉडर्न साइंस की ताकत नहीं कि कोई ऐसा मशीन बना दे जो प्रदूषित वायु का शुद्धिकरण कर दे। इस मॉडर्न साइंस के पास ताकत नहीं कि प्रदूषित जल को ये शुद्ध जल में कन्वर्ट कर दे, प्रदूषित मिट्टी का शुद्धिकरण कर दे, प्रदूषित अग्नि का शुद्धिकरण कर दे, और आकाश के बारे में तो सोचना भी मत। इस मॉडर्न साइंस के शब्दकोश में आकाश है ही नहीं। तो जो विज्ञान हमारे इन पंच महाभूतों का शुद्धिकरण कर सकता है, वो हमारी बीमारियों को कैसे हटा सकता है। और इसी बीच में देखो, गाय एक ऐसी अद्भुत प्राणी है। जानवर को कभी भूल के कहना मत, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं जानवर वर्णित नहीं है। इसको तो प्राणी, देवी और मां का ही संबोधन मिला है हर स्थान पर। तो हमारे बीच में यह एक ऐसी मां है, कुछ भी खा ले निकालेगी शुद्ध मिट्टी। तो गोबर का कभी केमिकल एनालिसिस करके देखो आप, एक शुद्ध मिट्टी में जितने भी तत्व होते हैं, जितना भी एलिमेंटल कंपोजिशन उसका होता है, सब हमारी गैया के गोमय में है। इसलिए गैया का गोमय शुद्ध मिट्टी तत्व है। हम जितना मिट्टी का नुकसान करते हैं, हम जितना मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, सारे मिट्टी के प्रदूषण को हमारी गाय गोमय देकर के उसका शुद्धिकरण कर देती है। हम जितना भी वाटर पॉल्यूशन करते हैं, पानी का जितना भी अशुद्धिकरण करते हैं, मुंह धोने से लेकर, स्नान करने से लेकर, कपड़ा धोने से लेकर, घर की सफाई से लेकर, कारखानों में सब जगह जितना पानी का प्रदूषण करते हैं, इस पानी को शुद्धिकरण करने का आज तक कोई भी यंत्र नहीं बना। गटरों को शुद्धिकरण करने के जो सारे संयंत्र है ना, इसके मूल में जाकर देखो, वो एक बड़ा फ्रॉड है। जिस रसायन के कारण पानी अशुद्ध हुआ है, आप उसी रसायन से उस पानी का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हो? तो पानी के शुद्धिकरण का कोई यंत्र नहीं बना, वायु के शुद्धिकरण का कोई यंत्र नहीं बना, अग्नि के शुद्धिकरण का कोई यंत्र नहीं बना, और आकाश के बारे में तो सोचना ही बेकार है इस मॉडर्न साइंस के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके। लेकिन गाय इन पांचों तत्वों का शुद्धिकरण करती है। गोमय देकर मिट्टी का शुद्धिकरण करती है,
क्षीर दे करके जल का शुद्धिकरण करती है, गौमूत्र से जल का शुद्धिकरण करती है, वायु से शुद्धिकरण होता है वायुमंडल का, वायु का, दूध से होता है वायुमंडल का शुद्धिकरण। और जो हम इन सारी प्रक्रियाओं में जो छाछ बनाते हैं, मट्ठा, तक्र, मज्जिगा, मोर, दधी घोल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ शायद इसको मट्ठा या छाछ बोलते होंगे। तो ये मट्ठा और जो छाछ है, यह सृष्टि का शुद्ध आकाशीय तत्व है। इट्स प्योर स्काई एलिमेंट। तो जितना ज्यादा भारत की धरती पर दधि मंथन की क्रिया होगी, उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर का छत संतुलित होगा। और ये पांचों तत्व जहां जहां पर संतुलित हैं, जहां जहां की धरती में इनका संतुलन है, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती और दुनिया का कोई भी वायरस वहां पर नहीं आ सकता। देखो, वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि 1-1.5-2 महीना के बाद फिर इसका जो है वो प्रकोप शुरू होने वाला है। जैसे ही वायुमंडल का टेम्परेचर आप देखोगे 20 डिग्री से नीचे जाएगा, फिर ये उत्पात मचाना शुरू होगा। अब इसका कोरोना के नाम पर सुपर कोरोना रख दो, कुछ भी नाम रख दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन परजीवियों का प्रकोप भारत में नहीं पूरी दुनिया में फिर बढ़ने वाला है जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे जाएगा। तो लगभग सितंबर का महीना होता है जब उत्तर भारत का तापमान गिरता है। तो ये तापमान गिरने का कोरोना इंतजार कर रहा है और कोरोना वहीं पर एक्टिव होगा, वहीं पर लोगों का जान लेगा जहां के वायुमंडल में कार्बन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जैसे गैसेस की अधिकता होगी। क्योंकि कोरोना का जो घर है, कोरोना के जो विकसित होने का जो वायुमंडल है, वो वही है जहां पर ऑक्सीजन की छिन्नता होती है। लो डेंसिटी ऑक्सीजन जहां भी होता है, वही उसका घर है। देखो, पृथ्वी का जो पूरा घर है उसमें सबसे पहले मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व के ऊपर जल तत्व है, जल तत्व के ऊपर अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के ऊपर वायु तत्व है और वायु तत्व के ऊपर आकाशीय तत्व है। आकाश ने वायु को बांध रखा है, वायु ने अग्नि को बांध रखा है, अग्नि ने जल को बांध रखा है और जल ने मिट्टी को बांध रखा है, मिट्टी ने पाषाण को बांध रखा है और पाषाण ने धातु को बांध रखा है। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी का पूरा शरीर का विस्तार है। इसमें जितने भी 84 लाख जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतुओं का घर अलग अलग है। कुछ एक समूह है जीवों का जो मिट्टी में केवल रहता है, जैसे सरीसृप वर्ग, जिसमें सांप है, छिपकली है, ऐसे जो जीव हैं जो सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीव हैं, इनका वायुमंडल मिट्टी है। ये मिट्टी तत्व में रहने वाले हैं, ये दूसरे तत्व में नहीं रह सकते। उसी प्रकार से जलचर हैं जो जल में रहने वाले हैं। तो जलचर को आप भूमि पर लेकर के आते तो मर जाएंगे, नहीं रह सकते। मछली को आप अगर पानी में से निकाल कर ले आओ तो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका घर जल है, वो जलचर जीव हैं, जल में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से एक वर्ग है, वह है अग्निवर्ग, यानी अग्निचर, अग्नि में रहने वाले जीव जंतु। एक वर्ग है जो है वायुचर, जो वायु में रहता है, जैसे पक्षी, पक्षियों का घर वायु है, वो वायु में ही रह सकते हैं। जहां पर वायु का घनत्व अधिक है वहीं पर ये पक्षी रह सकते हैं। और उसके ऊपर है आकाशचर, यानी आकाश में वायु का दबाव छिन्न हो जाता है, वायु होता ही नहीं वहां पर, ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर होता है। इसलिए देखो, जब हम कोई बहुत बड़ा पहाड़ पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन वहां पर लगा हुआ होता है। कभी प्रेशर गिर गया तो हमें कृत्रिम ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहना पड़ता है। तो सभी जीवों का अपना घर है, उसमें से मनुष्य का घर कहाँ है और परजीवियों का घर कहाँ है, इस विषय पर यदि अध्ययन करोगे तो पाओगे मनुष्य अग्निचर है, हमारा घर अग्नि है, हम अग्नि वाले क्षेत्र में रहते हैं। पृथ्वी का अग्नि क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं, भूमि के ऊपर जल और जल के ऊपर अग्नि। तो भूमि के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव हैं ये सभी अग्निचर जीव हैं, जबकि वायरस जो है आकाशचर है, आकाश में रहने वाला है, जहां पर वायु का घनत्व बिल्कुल नहीं है। तो अपना घर छोड़कर कोई अग्नि के घर में क्यों आएगा? वायरस अपना घर छोड़ करके यहां क्यों आएगा?
तभी आएगा जब जिस प्रकार से आकाश में ऑक्सीजन का घनत्व कम है, ऐसा ही ऑक्सीजन का घनत्व यदि अग्नि के क्षेत्र में हो जाए तो वायरस प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कारण है कि जहां जहां पर पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का डेंसिटी गिरा है, जिन जिन वायुमंडल में, उन वायुमंडल में वायरस प्रवेश करते हैं। और नाम तो देखो मनुष्य देता है, हर साल ऐसा होता है। तो व्याख्यान की बात है, तो व्याख्यान रोक दो उनके लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा वेट करने के लिए कहो, नहीं तो जो व्याख्यान में मैं बात कर रहा हूँ वही तो उनके लिए भी मैसेज है। तो ये जो अग्निचर है और जो आकाशचर है, इन दोनों का यही संबंध है। तो जब जब पृथ्वी पर अग्नि के क्षेत्र में ऑक्सीजन का घनत्व यानी लक्ष्मी का घनत्व कमता है, तब तक वायरस जो परजीवी कहलाते हैं वे अपना घर छोड़ करके और हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे बाढ़ यदि आ जाता है हमारे शहर में, तो मछलियां शहर में आ जाती हैं पानी के कारण, क्योंकि उनका जो घर है वो पानी है, जल है। तो जल जहां जाएगा वहां मछलियां चली जाएंगी। तो वायरसों का घर कहां है? जहां ऑक्सीजन का घनत्व निम्न है। तो जैसे ही हमारी धरती पर ऑक्सीजन का घनत्व गिरता है, वायरस आकाश से धरती पर आ जाते हैं। तो यदि वायरसों से बच के रहना है, इस संकट से दूर रहना है, तब हमें अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन के घनत्व को बनाकर रखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के घनत्व को बनाकर रखने के लिए आज तक का मॉडर्न साइंस एक भी इक्विपमेंट्स नहीं बना पाया। एक भी ऐसा मशीन, एक भी ऐसा फैक्ट्री, एक भी विज्ञान के पास ऐसा साधन नहीं है जो वायु प्रदूषण को खत्म कर दे, ऑक्सीजन के घनत्व को बढ़ा दे। यहीं पर गाय की भूमिका है, क्योंकि गाय जो इस देश की प्राण है, केवल और केवल ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है अपने श्वास के माध्यम से, रोने के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से। गौमूत्र देखो देखने में पानी की तरह तरल लगता है, लेकिन वास्तव में गौमूत्र जो है वो वायु तत्व है, इट्स एयर एलिमेंट। पूरी पृथ्वी के भूगोल में जितने तरह के ऑक्साइड्स हैं, सारे ऑक्साइड गौमूत्र में होते हैं। ये मैं सब परीक्षण के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं, सारे ऑक्साइड्स। तो वायु तत्व के रूप में, शुद्ध वायु तत्व के रूप में हमारे पास गौमूत्र है। इसलिए अथर्ववेद कहते हैं गौमूत्री धन्वंतरी। हमारा प्राण बचाने के लिए, प्राण को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्मी, अर्थात ऑक्सीजन, अर्थात प्राण वायु। तो गाय की जो ये महत्ता रही है, पृथ्वी का पर्यावरण, पृथ्वी का जो मूल जो वायुमंडल है, भूगोल है, उसको संतुलन करने की दिशा में सारे जीव जगत पंच महाभूतों का प्रदूषण करते हैं और इस प्रदूषण को गाय संतुलित करती है। इसी विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने समझा था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपने घर में गाय का वास किया कि हमारे गृहस्थी के कारण जितना भूमि जल अग्नि वायु का प्रदूषण हो रहा है, ये सारा प्रदूषण का पाप हमें नहीं लग जाए, उसके कारण हम बीमार नहीं हो जाएं, इसलिए गृहस्थी में गाय को लेकर के आ जाए। तो गाय का संबंध मुझे नहीं लगता कि कोई किसी विशेष धर्म के साथ हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए, शुद्ध मिट्टी किसको नहीं चाहिए, शुद्ध जल अग्नि वायु आकाश किसको नहीं चाहिए। कोरोना जाति पूछ के आता है क्या? धर्म पूछ के आता है क्या? कैंसर जैसी बीमारियां कोई धर्म पूछ के, जाति पूछ करके आती है क्या? तो जिस प्रकार से गाय के पास कोई भेद नहीं है, वह चाहे तो भारत की धरती पर रहे, पाकिस्तान की धरती पर रहे, बांग्लादेश की धरती पर रहे, चाहे किसी भी धरती पर रहे, गाय वह पर्यावरण का शुद्धिकरण करने वाली जीव है और वो पर्यावरण का शुद्धिकरण करती है। इसके कारण हमारे पूर्वजों ने जो है गाय को घर में लेकर के आए, घर में
हमें लेकर के आने का कोई कारण नहीं रहा दूध, कारण रहा पंच महाभूतों का संतुलन। और जब तक भारत की धरती पर एक व्यक्ति पर एक गाय का संतुलन रहा, तब तक भारत के लोग गंभीर रूप से कभी बीमार नहीं हुए। इसलिए 1947 का जो है, ये देखो सब आंकड़े मैं बता रहा हूं, इसमें से मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने जिन आंकड़ों को इकट्ठा किया है, जिन आंकड़ों के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, ये आंकड़े ही बोलते हैं। 1947 का भारत का जो है वो हेल्थ आप देख लो कि हमारे देश में जब अंग्रेज गए तो हमारे देश में हेल्थ की क्या स्थिति थी, कितने लोग बीमार पड़ रहे थे, कितने लोग संक्रमण का शिकार होते थे, कितने लोग जो है वो बीमारियों के कारण मरते थे। आप पाओगे लगभग नगण्य, ना के बराबर, कारण एक व्यक्ति पर एक गाय का भार। तो कल्पना करो कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जब एक व्यक्ति पर 5-5, 10-10 गायों की जनसंख्या थी, तो मनुष्य कैसे बीमार पड़ेगा। एक व्यक्ति एक गाय में ही हम बीमार नहीं थे, तो 17वीं शताब्दी का भारत जब एक व्यक्ति पर 10-10, 20-20 गायें थी, उस समय व्यक्ति बीमार कैसे पड़ेगा। उसको तो वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध मिट्टी मिलेगी, शुद्ध अग्निवायु, आकाश, सब कुछ शुद्ध है। तो उसके हिसाब से यदि हम तुलना करें तो आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है, तो कम से कम भारत देश में 130 करोड़ गाय होनी चाहिए। यदि 130 करोड़ गाय और 130 करोड़ हमारी जनसंख्या का भारत यदि हम बना पाते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूं इस देश में गंभीर रूप से बीमार कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। और दुनिया में कितना भी शक्तिशाली वायरस आने दो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कोरोना काल के समय आप लोगों ने देख लिया कि लक्ष्मी की कितनी महत्ता रही। तो हम लोगों ने क्या किया, कोरोना में जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो आए, इनके साथ क्या किया, इतना ही किया कि गाय की मदद से उनके शरीर में ऑक्सीजन के घनत्व को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई डॉक्टर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हो। और ये फार्मूला नोट कर लो आप, क्योंकि 2 महीना के बाद फिर संकट आने वाला है। गैया का गोबर, गो में 23% ऑक्सीजन है, आप ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि ये शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय है। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय जब गोबर करती है तो एक पिरामिड बनता है। तो ऐसा पिरामिड वाला, और उसमें मिट्टी नहीं लगा हुआ हो, उसमें चारा नहीं लगा हुआ हो, और बेहतर है कि गैया जब गोमय देती है तो उसको हथेली में छान लो या बांस के पात्र में छान लो, उसको नीचे मत करने दो। ग्राउंड यदि हुआ तब उसमें से बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती है। उसमें डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। आप चाहो तो 2 पोल ले लो, एनोड और कैथोड का, और गैया गोबर देती है, गोबर में एक इधर से 2 पोल जला दो, और उस करंट को आप नापोगे तो 0.2 वोल्ट का करंट मिलता है डायरेक्ट, कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। आप गाय का गोमूत्र ले लो, उसमें 2 पोल लगा करके करंट नाप करके देखो, और नहीं नापने का यंत्र है ना, तो एक और उपाय कर लो, 5 गिलास ले लो, और 5 गिलास में गाय का गोबर या गाय का मूत्र भर दो आप, और 5 गिलास में एनोड कैथोड डाल करके सीरीज में डाल दो। थोड़ा बहुत अगर करंट का, बिजली का ज्ञान होगा आपको, तो उसको सीरीज में डाल करके एक एलईडी जला दो। 1 गिलास यानी प्रत्येक गिलास में 50 ml भी गौमूत्र या 50 ml के बराबर गोबर अगर आपने रखी है, तो वो एलईडी लगातार 15 दिन जलते रहता है, 50 डेज। दुनिया में एक भी एलिमेंट बता दो जिसमें कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट। इसलिए गोमूत्र और गोबर जब मिट्टी पर गिरता है तो उसका करंट जो है ग्राउंड हो जाता है, इसलिए ग्राउंड वाला नहीं चलेगा। गाय गोमे देती है तो हथेली में ले लो या बांस का कोई टोकरी में ले लो, सुखा लो, सुखाने के बाद जला करके राख कर दो। इस राख में 46.6%, समझते हो, 46.6% शुद्ध प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। हमने यही काम किया। कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उनको तुरंत हमने भस्म का पानी पिलाना शुरू किया। जिनके शरीर का जो ऑक्सीजन है वो 60
उससे नीचे आ गया, 50 लेवल पर आ गया पैरामीटर पर, उनको तुरंत गाय के गोबर का राख पानी में घोलकर राख बैठने के बाद ऊपर के पानी को निथार कर पिलाना शुरू किया। दिन नहीं लगा, कुछ ही घंटे में उनके शरीर का ऑक्सीजन 80 से ऊपर चला जाता था। और ऑक्सीजन 80 से ऊपर चला गया तब कोरोना कुछ नहीं कर सकता। कोरोना का कहर यही होता था कि हमारे फेफड़े में जा करके, हमारे लंग्स में जा करके उसको पकड़ लेता था और पकड़ करके वहां से ऑक्सीजन को खत्म करना शुरू कर देता था, क्योंकि वो ऑक्सीजन घनत्व वाला में रहेगा ही नहीं। तब हमारे शरीर को वह अपने रहने योग्य बनाएगा, यानी ऑक्सीजन को गिराएगा। और यदि आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन की अधिकता से वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गाय का गोबर इतना कारगर सिद्ध हुआ है कोरोना में। इसके साथ साथ केवल इतना ही नहीं लिया, इसके साथ साथ जो है उनको वायु तत्व गौमूत्र पिलाया। गौमूत्र को जितना आप प्रोसेस करोगे उतना उसकी ताकत बढ़ती है। कच्चा गोबर देखो 23% ऑक्सीजन, इसी गोबर को आप धूप में सुखा के कंडा बना लो, ऑक्सीजन का घनत्व बढ़ के 27% होता है। और उस कंडे को अग्नि में जला के अगर आपने राख कर दिया तो 46% से ऊपर होता है। और उस राख को एक बार और वैदिक प्रक्रिया से घी की मदद से जला लो, तब ऑक्सीजन का घनत्व बढ़ के 60% हो जाता है। तो गाय का कोई भी द्रव्य ले लो आप, गोमय हो, गौमूत्र हो या क्षीरम हो, आप जितना प्रोसेस करोगे उसकी ताकत उतना बढ़ते जाती है। तो हमने गौमूत्र को प्रोसेस किया, अर्क बनाया और अर्क उनको दे दिया, तो अर्क से उनके शरीर में जो है प्राणवायु की अधिकता बढ़ी, भाषण के कारण अधिकता बढ़ी, और अधिक से अधिक किसी भी मरीज को 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगा ठीक होने में कोरोना में। और लागत कितनी आई? एक मरीज को ठीक करने में अधिक से अधिक 1000 रुपए की लागत आई, अधिक से अधिक। तो यदि आपको बच करके रहना है ऐसी चीजों से, तो मैं तो देखो विनम्रता पूर्वक आपको कहता हूं कि गाय का वर्ण कर लो, सौदा सस्ता है। आप अपने परिवार को किसी भी क्रॉनिक डिजीज से बचा के रख सकते हो। गाय घर पर यदि है, गाय का सानिध्य यदि है, गाय का मूत्र, गोबर, ये सारा कुछ यदि आपके जीवन में मिल रहा है, गारंटी है कि आपको कोई भी संक्रामक रोग नहीं हो सकता। चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई भी रोग ले लो। और वायरस की तो ताकत नहीं कि आपके घर में वो घुस जाए, घुस करके बैठ जाए। तो इस प्रकार से जो हमें शोध के दौरान जो चीजें समझ में आती है, इन्हीं को आधार मान करके एक चिकित्सा विधा तैयार की 2011 में, जिसका नाम है पंचगव्य थेरेपी। और इस पर जो है सिलेबस पाठ्यक्रम बनाने से पहले लगभग 7000 से ज्यादा मरीजों पर इसका हमने परीक्षण करके देखा कि ये कितना कारगर है, क्या इसका साइड इफेक्ट है। तो कहीं भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आपको बीमारी नहीं है, आप गाय का दूध पीते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको कोई बीमारी नहीं है जी, गौमूत्र का सेवन करते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप जिंदगी भर गोबर गौमूत्र पर उगा हुआ अनाज खाते रहो, क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, गाय के जो गव्य हैं, ये औषधि नहीं है, ये ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये तो हमारे जीवन के लिए भोज्य पदार्थ जैसे हैं। इसीलिए अथर्ववेद कहते हैं प्रथमस्य भक्ष्य, प्रतिदिन आप इसका सेवन कीजिए, प्रातः काल सेवन कीजिए। शरीर में कोई भी एलिमेंटल डिफिशियंसी नहीं हो सकती, और जब तक शरीर में कोई एलिमेंटल डिफिशियंसी नहीं होगी तब तक आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकता है। तो आज देखो स्थिति, पिछले 15 सालों में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का इतना विकास हुआ है कि लगभग मनुष्य के शरीर में होने वाली सारी बीमारियां, जिनको आप दूसरे थेरेपियों में असाध्य रोग कहते हो, इनक्यूरेबल डिजीज कहते हो, सभी पंचगव्य विज्ञान में आकर के साध्य हो गई है। डायबिटीज के बारे में कहा जा रहा है ये इनक्यूरेबल है, आप जिंदगी भर दवाई खाते रहो। आपको हजारों ऐसे लोगों को खड़ा कर सकता हूं मैं जिनका डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो गया। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जो कैंसर होता ही नहीं कि आप ऑपरेशन करा लो, कटवा लो, ये सारा कुछ फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक
के लगभग सब कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती है या कम मिलती है तो 4th स्टेज में, जब वो एलोपैथी की चिकित्सा में अपना पूरा शरीर खराब कर लेता है और तब मरीज आता है, तब बचने की संभावना आधी रहती है। लेकिन यदि समय पर मरीज आ जाए तो कैंसर कोई मुश्किल बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई मुश्किल बीमारी नहीं है, टीबी कोई मुश्किल बीमारी नहीं है। और आज सबसे ज्यादा दुनिया में एक बीमारी फैल रही है जिसको बोलते हैं सोरायसिस, चर्म रोग। हाँ, सबसे ज्यादा। और ये चर्म रोग सबसे ज्यादा उन प्रदेशों में है जिन प्रदेशों में गेहूं खाई जाती है, क्योंकि गेहूं इसके जड़ में है। गेहूं कई बीमारियों का कारक है, जिसमें एक है सोरायसिस और दूसरा है डायबिटीज। सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार वही लोग होते हैं जो 3 टाइम रोटी खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं। अब बड़ा आपको आश्चर्य लगता होगा, ये मैं उल्टी बात कैसे कर रहा हूँ। डॉक्टर तो कहता है कि चावल खाना छोड़ दो, रोटी ही खाओ। यदि आपके पास थोड़ा भी विवेक है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो आप जो है एक आंकड़े निकालो। आपको नेट में भी ये आंकड़े मिल जाएंगे कि सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार किस राज्य के लोग, किस राज्य में डायबिटीज नाम की बीमारी सबसे ज्यादा है और किन किन राज्यों में डायबिटीज कम है। इसके आंकड़े आप निकाल लो, आप पाओगे कि डायबिटीज और कैंसर, ये 2 बीमारियां सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में है जिन राज्य के लोग कभी भी गेहूं खाते हैं। अब देखो पंजाब, हर घर में एक कैंसर का मरीज है। पंजाब में लोग चावल उत्पादन करते खाते के लिए, हर घर में एक डायबिटीज का मरीज है पंजाब। दूसरा नंबर है दिल्ली, केवल गेहूं खाने वाला प्रदेश है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अगर कैंसर और डायबिटीज है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी हिस्सा। राजस्थान का उत्तरी हिस्सा गेहूं खाता है, लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा वो आज भी गेहूं नहीं खाता। आज भी वो ज्वार, बाजरी ऐसी चीज खाता है, गेहूं नहीं खाता। तो गेहूं खाने वाला जितना भी है, आपका छत्तीसगढ़ चावल खाने वाला है। कैंसर और डायबिटीज की संख्या आपके यहाँ कम है, कारण कि आप चावल खाते हो। चावल के सबसे बड़े उत्पादक भी हो और चावल के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हो। आप आ जाओ उड़ीसा, चावल खाने वाला प्रदेश है, डायबिटीज और कैंसर कम है। आप आ जाओ आंध्र प्रदेश, आ जाओ तेलंगाना, आ जाओ आप तमिलनाडु, आ जाओ आप केरल, ये सारे राज्य जो है चावल खाने वाले हैं। डायबिटीज भी कम है और कैंसर भी कम है। ये आंकड़े झूठ कैसे हो सकता है? डॉक्टर कुछ भी कहे, डॉक्टर से ये सवाल करो कि गेहूं अगर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चीज है तो दिल्ली और पंजाब के लोगों को क्यों डायबिटीज हो रहा है? ये सवाल करो ना मुझसे। गेहूं सबसे बुरा अनाज है, इसलिए मैं आप छत्तीसगढ़ के लोगों आपको मैं चेता देना चाहता हूं कि आपका पारंपरिक भोजन चावल रहा है। आप चावल के सबसे बड़े भारत के उत्पादक रहे हो। अपनी इस परंपरा को कभी छोड़ना मत। सबसे ज्यादा वैरायटी का चावल अगर दुनिया में कहीं होता है तो आपके राज्य में होता है। यदि आपने इस परंपरा को छोड़ दिया तो छत्तीसगढ़ पंजाब बन जाएगा, ये गांठ मान लेना। और चावल का संबंध गाय के साथ है। गाय की गवियों का जैसा प्रोसेस होता है वैसा ही चावल का भी प्रोसेस होता है। गाय गर्भ धारण करती है। पूरे वनस्पति जगत में चावल एक ऐसा पौधा है जो गर्भ धारण करता है। चावल के फसल का गभाना एक शब्द है आपके यहां कि चावल ने गाभ धारण कर लिया, यानी गर्भ धारण कर लिया। यह शब्द किसी भी अनाज के साथ लागू नहीं होता, केवल धान के साथ होता है। धान का पौधा गर्भ धारण करता है और जब उसके फूल निकलते हैं तब उसमें दूध आता है। अब धान का फूल निकलेगा बड़ा सुंदर और उसमें क्या सुनहरा सुगंध होता है, सुगंधित। गेहूं का फूल कभी सुगंध दिया है? धान का फूल सुगंध देने वाला होता है और उसमें दूध भरता है। बाल में जब दूध लगता है उस समय आप देखोगे पवन का तेज वेग चलता है। जब तक पवन का वेग नहीं चले तब तक धान
के अंदर दूध नहीं भरता, और यही दूध जब पवन के वेग से बाल जब हिलते हैं तो वह मंथन की क्रिया के बराबर होता है। उस धान के दूध में जब मंथन की क्रिया होती है तब जाकर के उसमें से निकला हुआ मक्खन जो है चावल का दाना बनता है। इसलिए जैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा शरीर है 22% मिट्टी वाला, 68% जल वाला और बचे हुए में अग्नि, वायु और आकाश वाला, बिल्कुल ऐसा ही शरीर चावल के दाने के पास है। चावल के दाने का केमिकल एनालिसिस करो आप, 22% आपको मिलेगा उसमें भूमि तत्व, करेक्ट 68% मिलेगा उसमें आपको जल तत्व। यानी हमारा शरीर और चावल का दाना बिल्कुल एक है। इसीलिए चावल अनाजों में सबसे श्रेष्ठ अनाज है और किसी भी दुनिया की बीमारी में ये पथ्य नहीं होता। दुनिया की किसी भी बीमारी में चावल मना नहीं होता। और पूरे भारत के मंदिरों का दर्शन कर लो आप, भारत के किसी भी पौराणिक मंदिर में गेहूं का प्रसाद नहीं चढ़ता। प्रसाद अगर चढ़ता है तो चावल का चढ़ता है, धान का चढ़ता है। इसलिए कि भगवान को खराब अनाज नहीं खिला सकते, उनको तो हम अपने जीवन का अमूल्य और श्रेष्ठ ही चढ़ा सकते हैं। इसलिए चावल छोड़ना मत। बीमार नहीं पड़ना है, निरोगी रहना है तो चावल को नहीं छोड़ना मत। जिंदगी में कोई छोड़ना है तो गेहूं को छोड़ देना, क्योंकि गेहूं अंततः भारत का मूल अनाज है ही नहीं। 1960 के पहले का भारत उठा करके देखो, हमारे यहाँ गेहूं था ही नहीं। हम लोग भारत के लोग जौ खाते थे, हमारे यहाँ जौ था। जौ और गेहूं में बहुत फर्क है। इन अनाजों में देखो 3 तरह की ऊर्जाएं होती है जो हमारे शरीर में भी। हमारा जो 5 यौगिक तत्वों वाला शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए 3 तरह की ऊर्जा लगती है। पहली ऊर्जा लगती है जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, इम्यून पावर को बढ़ाने वाला है। दूसरी जो ऊर्जा है हमारे शरीर के भीतर के अंगों को संचालित करने वाला है, इनर ऑर्गन्स को चलाने वाला है। और तीसरी जो ऊर्जा है वो हमारी विशेषता को उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे मन में चेतना, संवेदना, करुणा, दया, प्रेम जैसे भाव को उत्पन्न करता है। यदि हम अपने शास्त्रों से इसे जोड़कर देखें तो हमारे शरीर में 3 तरह का विद्युत है। एक विद्युत का नाम है शिव ऊर्जा, जो हमारे शरीर के बाहरी कक्षा में है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला है। दूसरा है विष्णु ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों को चलाने वाला है। और तीसरा है ब्रह्म ऊर्जा, जो हमारे शरीर में चेतना को जागृत करता है। ये तीनों चीजों एक साथ सम मात्रा में यदि किसी अनाज में उपलब्ध है तो वो है धान, चावल का दाना। इसको एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हो, एक गेहूं के दाना को यदि आप मिट्टी में डालोगे, एक ही गेहूं का पौधा होगा और उसमें अधिक से अधिक 100 दाने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी। यहां पर जो किसान है उनको ये गणित मालूम है। लेकिन यदि धान के एक बीज को अगर आपने मिट्टी में डाले और शुद्ध मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश मिला तो एक धान का बीज कम से कम 72 पौधों को जन्म दे सकता है। और एक एक पौधे में 2800 दाने लगते हैं, यानी एक धान का बीज 1700 धान को बना सकता है। एक गेहूं का बीज 100 से ज्यादा अपने आप को मल्टीपल नहीं कर सकता है। और जो सबसे ज्यादा अपने आप को मल्टीपल करे उसमें सबसे ज्यादा ब्रह्म ऊर्जा होती है। इसलिए चावल खाने वाला व्यक्ति के पास संवेदना, करुणा, दया, प्रेम कूट कूट के भरा हुआ होता है, और गेहूं खाने वाले व्यक्ति के पास वो कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी सामाजिकता को बचा कर रखना है, अपनी गृहस्थी को बचा करके रखना है, और आने वाले बच्चों का भविष्य अगर बचा करके रखना है तो जैसी गाय वैसा ही धान। गाय को भी वरण करो और गाय आधारित धान का भी वरण करो, तो जिंदगी में कभी भी बीमारियां नहीं आ सकती। ये एक मूल मंत्र है। बीमार होकर चिकित्सा कराना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना ये बहुत सरल काम है।
आप अपने जीवन में गाय को लेकर के आ जाओ। गाय का कोई भी द्रव्य को सीधा सेवन नहीं करना। दूध पीना, गाय का दूध पीना होशियारी का काम नहीं है, मूर्खता का काम है। गाय के दूध का दही खाना थोड़ा होशियारी का काम है, लेकिन उस दही से छाछ बना के खाना ये सबसे उत्तम काम है। क्योंकि दूध जब तक है तो केवल वो दूध है, और जब यही दूध दही बनता है तब दूध के 20 गुना गुण मल्टीपल हो जाते हैं। तो शरीर को अगर न्यूट्रिशन देना है, प्रोटीन देना है, मिनरल्स देना है, तो दूध के मुकाबले दही बहुत अच्छा है, और दही के मुकाबले छाछ बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोसेस 2 बार बढ़ गया। तो हमारी गाय जो भारतीय नस्ल वाली गाय है, आपके भूगोल वाली जो कौशल्या गाय है, इसके साथ एक ही कंप्लेन है कि जो दूध नहीं देती, दूध बहुत कम देती है, क्योंकि कौशल्या बहुत होशियार है, इसलिए दूध कम देती है। दूध कम देती है तो 1 लीटर दूध का दही बना लो, और उस दही में 3 लीटर पानी मिला करके 4 लीटर छाछ बना लो, और दूध और छाछ की तुलना करके देख लो, दूध से 400 गुना ज्यादा गुणकारी छाछ है। दूध जब भी प्रोसेस होगा अपनी गुणवत्ता में 20% की बढ़ोतरी करेगा। तो हमारी कौशल्या अगर दूध कम देती है, क्या फर्क पड़ता है? एक परिवार के लिए 5 लीटर 4 लीटर छाछ कम है क्या? आपको निरोगी रखने के लिए छाछ कम है क्या? चरक जी कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़न है, सदै रोग जरी जाए। कब दूध के बारे में चरक जी ने कुछ नहीं कहा, छाछ के बारे में कहा, जो भोर ही मट्ठा पीता है, यानी सूरज उदय से पहले जो मंथन की क्रिया वाला छाछ जो पीता है, कैसे पीता है? जीरा नमक मिला करके, उसका बुद्धि और बल दोनों बढ़ता है, और सदै रोग जल जाए। शरीर में कोई भी रोग होने तो जल्द खत्म हो जाता है। अब आज के युग में आपको बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, शरीर का सारा रोग खत्म हो जाए, और क्या कल्पना करते हो आप? सुखी रहने का। लेकिन वो दूध से नहीं मिलेगा, वो छाछ से मिलेगा। इसलिए हमारी गैया के थन में दूध कम है, क्योंकि हम लोगों ने दूध के विज्ञान पर नहीं बल्कि छाछ के विज्ञान पर जिया है। दूध तो मात्र बच्चों के लिए है। तो अपने जीवन में छाछ को उतारो, अपने जीवन में गाय के गोबर के भस्म को उतारो। अपनी गाय का गोबर ले लो, जला कर राख बना लो, उस राख को मसल करके पानी पीने वाले मटके में डाल दो, उस पानी में भरपूर ऑक्सीजन हो जाएगा, और जब भी प्यास लगती है उसी पानी को पीना। एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग अपने जीवन में करके देखना, चाहो तो कल ही करके देख लो, बड़ा सरल है। कल आप क्या करना कि बाजार से ये वाला पानी, सबसे गंदा पानी, ये बोतल वाला पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले बोतल हटवाई, ये गंदा पानी बाहर निकाला। अब हमारे अतिथि को गंदा पानी दे दिया जो पीने योग्य नहीं है। एक पेटी लेकर के आए, और सुबह से शाम तक आप नोट करते रहना कितना पानी पिए, कितना प्यास लगी है, और अगले दिन एक दूसरा प्रयोग करना कि आप गैया का भस्म डाला हुआ पानी पी करके देखना सुबह से शाम तक, और नोट करो कि कितना पानी आपने पिया। आप देखोगे कि ये पानी अगर 5 लीटर आपने पिया है तब भी प्यास तो नहीं गई होगी, लेकिन गाय के गोबर का भस्म किया हुआ पानी 2 लीटर भी पिया है तब भी शरीर में प्यास नहीं लगेगी। नहीं, क्योंकि प्यास क्यों लगती है? प्यास इसीलिए लगती है कि जब हमारे शरीर में कोई मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, तात्विक कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है, हमारे शरीर के जो 33 तत्व हैं, इन तत्वों में जब कोई डिफिशियंसी होता है, कमी होता है, और वह चीज यदि पानी में उपलब्ध है तो शरीर प्यास जागृत करता है, प्यास का भाव होता है।
प्यास लगी और हमने ये पानी पिया, शरीर को कोई मिनरल्स नहीं मिला, शरीर क्या करेगा? 10 मिनट बाद फिर प्यास जागृत करेगा, शायद इस बार पानी मिल जाए, फिर इस बार भी वही पानी आप में पिए, शरीर को फिर मिनरल्स नहीं मिले। शरीर हर 10-10 मिनट पर प्यास 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 जागृत करता रहेगा और अंततः रात तक शरीर को मिनरल्स नहीं मिला तो क्या करोगे आप? हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है किडनी। सुने? किडनी, गुर्दा। हमारे शरीर के गुर्दे की ताकत है 1.5 लीटर पानी छानने की ऑन 24 आवर्स। 24 घंटे में मात्र 1.5 लीटर पानी हमारा गुर्दा छान सकता है। इससे ज्यादा यदि पानी छनवाओगे तो गुर्दा ओवरलोड होगा और एक दिन इसका काम तमाम हो जाएगा। ये पानी मिनरल्स है नहीं, जीरो मिनरल्स है। तो जब भी प्यास लगेगी आप जीरो मिनरल्स डालोगे, क्या होगा? हर 10-10 मिनट पर प्यास लगेगी और आदत हो जाएगी, कहीं भी जाओगे तो पास में पानी का बोतल लेके जाओ। तो वह 15-20 साल पहले का गणित जरूर उठा के देख लो, भारत में लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, साथ में पानी का बोतल लेकर जाते थे क्या? जरा अपने दादाजी से पूछना, जो भारत तीर्थ पर निकले होंगे, तब कन्याकुमारी के तीर्थ पर निकले होंगे, हरिद्वार के तीर्थ पर निकले होंगे, तो पूछा कि आप कितना पानी का बोतल लेकर के जाते थे? बोले पागल हो गया क्या? पानी का बोतल लेकर तीर्थ में जाया जाता है क्या? क्या उनको 10 मिनट पर प्यास नहीं लगती थी क्या? नहीं लगती थी उनको, क्योंकि वो जीरो मिनरल्स नहीं पीते थे। तो ये जीरो मिनरल्स बार बार प्यास जागृत करेगा, बार बार शरीर को मिनरल्स नहीं मिलेगा और अंततः किडनी की जितनी ताकत है उससे ज्यादा पानी पी लोगे और शाम होते होते तक किडनी आपका फुल ओवरलोड। यहीं पर आप गाय के भस्म, गोबर से बना हुआ भस्म वाला पानी पी करके देखो, एक बार आपको प्यास लगी, पानी पी लिया, 3 से 4 घंटे तक प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि शरीर जिस मिनरल्स के कारण, जिस मिनरल्स के कमी के कारण आपके शरीर में प्यास जागृत किया है, उस मिनरल्स की पूर्ति भस्म पानी ने एक बार में कर दिया। तो 4 घंटा तक शरीर निश्चिंत, कोई प्यास नहीं लगेगी। मुझसे आप 5 घंटा बनवा लो, मेरे शरीर को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भस्म का पानी पी के आया हूं। तो हमारे शरीर का जो गुर्दा है कभी भी ओवरलोड में नहीं जा सकता। मैं उसको 1.5 लीटर से ज्यादा छानने का काम ही नहीं लेता हूं। 2 से 2.5 लीटर पीता हूं, आधा लीटर पसीने से निकल जाता है, आधा लीटर और बोलने से, दूसरी क्रियाओं से निकल जाती है और अंत किडनी पर 1.5 लीटर से ज्यादा का लोड आता ही नहीं। किडनी क्यों खराब हो? उसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता भर अगर काम कराओगे आप किडनी से, किडनी क्यों फेल होगा? आज देखो, जिसको देखो 30, 35, 40 होते होते तक किडनी साफ। कारण ये बोतल है, कारण पानी है। डॉक्टरों ने बिना सोचे समझे लिख दिया 3 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, मरेगा एक दिन। किडनी की ताकत नहीं है उतनी छानने की। ग्रीष्म ऋतु में पसीना बहुत निकलता है, दिन भर में 1 लीटर निकल जाता है पसीना, तो उस समय देखो प्यास ज्यादा लगती है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा ज्यादा पानी पी सकते हैं, क्योंकि पसीने से ज्यादा निकलता है, पेशाब से कम निकलता है। तो इस तरह से गाय के भस्म का उपयोग आप अपने नित्य जीवन में करो। गाय का गोबर ले ली, जला करके राख बना लो। आप घर में जो पानी का मटका रखते हैं उस मटके में डाल दो, आप घर के सभी सदस्यों के लिए हो जाएगा। नियमित रूप से पियो, गारंटी के साथ आपको कहता हूं, आपके शरीर में कभी भी मिनरल्स डिफिशियंसी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मिनरल डिफिशियंसी। दूसरा एक प्रयोग अपने जीवन में करो कि प्रतिदिन छाछ पियो आप। कौन सा छाछ? 1 लीटर दूध के दही में कम से कम 3 लीटर पानी मिला करके मथा हुआ एकदम पानी जैसा पतला छाछ। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स वाली जो बीमारियां हैं, उस बीमारी का नाम है B12 डिफिशियंसी। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा जी B12 कमी हो गया है, आप ये गोली खा लो, ये गोली खा लो, ये गोली खा लो। एक भी गोली B12 की डिफिशियंसी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार की सारी गोलियां एंटीबायोटिक है।
यानी शरीर का उल्टा है, आपको जिंदगी भर खिला देगा। और वहीं पर अपनी गाय का दूध का दही और दही से मथा हुआ छाछ का सेवन करो, जीवन में कभी भी B12 की डिफिशियंसी नहीं आती। एक नहीं, हजारों मरीजों पर यह काम करके हमने देख लिया। B12 सबसे बड़ा सोर्स, बायोटिक सोर्स हमारी भारतीय नस्ल की गाय के दूध के पास है। और दूध को जैसे ही आपने दूसरे स्वरूप में बदला, उसका गुण धर्म 20 गुना, हर बार 20 गुना बढ़ होता है। दूध से दही बना, 20 गुना बढ़ गया। दही से छाछ बना, मक्खन निकल गया, तो मक्खन तो बोनस हो गया, छाछ दही के मुकाबले 20 गुना हो गया। तो 20 गुना 20 कितना होता है? 400 गुना। दूध के मुकाबले छाछ 400 गुना अच्छा है एज ए मेडिकल वैल्यू। तो छाछ का सेवन करो अपने जीवन में। दूसरा, चावल खाओ कभी भी, गेहूं से परहेज करो। हाँ, लगभग मैं कह सकता हूं कि जब तक जीवन में कोई बड़ी गलती नहीं हो, कोई भी बीमारी आपको नहीं आ सकती है। और यदि किसी गलतियों के कारण यदि आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपके यहाँ राजनांदगांव में बहुत सारे गवेषक हैं। अभी सुबह को एक चिकित्सालय का जो है शुभारंभ हुआ है, वहाँ आप इनका क्या, हाँ बहुत सारे होंगे। और कुछ देखो बाहर स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ गाय के गब्बरों से बने हुए उत्पाद हैं। मुझे मालूम नहीं कि उत्पाद कितने अच्छे हैं क्या है, लेकिन है, आप जांच परख करके उसको लो, अपने जीवन में उतारो। गाय यदि जीवन में आ गई तो सबसे पहली बात है, बीमार नहीं पड़ोगे। और कुछ एक दो सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखने के बाद में आज इस संवाद को यहीं पर पूर्ण कर देता हूं। एक सर्वे हमने महाराष्ट्र में किया है, 2016 में किया था। 2016 में हुआ क्या कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में कुछ गीर गाय के बेड़े थे, और डेयरी वाले उस समय 19 रुपया 20 रुपये लीटर दूध लेते थे, जिससे गाय का संवर्धन नहीं हो पाता था, गाय का खर्चा भी नहीं निकलता था। तो एक बार मैं वहां गौ विज्ञान की कथा करने के लिए गया, तो ये बेड़े वाले आए और उन्होंने कहा, महाराज जी आप जैसे कथाकार हर साल आते हैं और गाय की कथा कहानी कह के चल जाते हैं, हमारी स्थिति नहीं सुधरती, हमारे लिए कुछ करो। तो उपाय सोचा, भाई इनके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम कोई बड़े तो पूंजीपति नहीं है कि उनको मैं धन दे सकता हूं, दान दे सकता हूं। तो एक उपाय किया वहां पर उन्होंने, ठीक है कथा हो जाने दो, आप कथा में नियमित रूप से आओ, कुछ उपाय सोचते हैं। तो हमने वहां पर उस शहर में 200 घरों का सर्वे किया, 200 घरों का सर्वे किया। सर्वे क्या किया? आप चाहो तो ये सर्वे राजनांदगांव में कर लो, और विशेषकर जो राजनांदगांव के जो गवसिद्ध हैं, आप गवसिद्धों को मैं कहता हूं कि आप अपने अपने गांव में एक सर्वे करो। यदि आपको गाय को स्थापित करने का मन है कि गाय स्थापित हो जाए और गाय आधारित हमारा व्यापार उद्योग खड़ा हो जाए और लोग निरोगी हो जाएं, तब ये काम कर लो। काम क्या है कि आप अपने गांव में जाओ, हर घर में जाओ और एक सर्वे करो कि इस घर में कितने युवा वर्ग हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, कितने बच्चे हैं, और कौन कौन बीमार है, किसको किसको क्या बीमारियां हैं। और विशेषकर बच्चों पर सर्वे करो कि बच्चे किस आयु के हैं, कितने बीमार होते हैं, और अंत में उनसे पूछ लो कि एवरेज, ऑन एवरेज प्रति माह आप मेडिकल पर कितना खर्च करते हो। कोई बताएगा 2000, 3000, 10,000, 20,000, ये हर महीने एवरेज साल का 1 लाख खर्चा हुआ तो लगभग 8-9 हजार रुपये महीना बैठता है। तो ये आंकड़ा आप निकालो और उसके बाद उनको एक सलाह दो कि आप भारतीय नस्ल की गाय के दूध का सेवन अपने जीवन में शुरू कर दो, पूरे परिवार के लिए। पैसा ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, दूध मत पियो, छाछ पियो, 1 लीटर दूध लो, छाछ बना दो और पूरा परिवार छाछ पिए। चरक जी का जो सूत्र है, जो घोर ही मट्ठा पियत है जीरा नमक मिलाए, जीवन में उतार लो। और 1 साल के बाद उनके पास जाना फिर सर्वे करने के लिए। तो जिन जिन शहरों में हमने ये सर्वे किया 2016 के बाद, उन शहरों के आंकड़े आपको बताता हूं कि 3 साल तक लगातार
भारतीय नस्ल की गाय का दूध और दूध से बने हुए द्रव्यों का सेवन करने के बाद उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर 50% रह गया 3 साल के बाद, और 5 साल के बाद शून्य हो गया, नो मेडिकल एक्सपेंडिचर। और बच्चों का IQ 3 साल में 3 गुना बढ़ गया। जो बच्चों को पाठ याद नहीं रहता था, गणित के सूत्र याद नहीं रहते थे, हिंदी की कविताएं याद नहीं रखते थे, 3 साल तक लगातार दूध का सेवन करने के बाद एक बार जिन बच्चों ने जो पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रही, इतना IQ उनका बढ़ गया। उसके लिए एक और काम करवाया था कि गाय का, खास करके बच्चों को करवाया था कि बच्चों को प्रतिदिन जब बच्चे सोते हैं तो नाक में घी डालो, 1 बूंद, हाँ, दोनों नाक में 1-1 बूंद घी डलवाया था। जिन बच्चों का IQ का सर्वे किया था कि उनका IQ लेवल कहां पर है, तो 3 साल तक नाक में 1-1 बूंद घी डालने के बाद उनके IQ का जो परिणाम आया 300 टाइम्स बढ़ गया। और बच्चों की यह स्थिति हुई, एक बार जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो आप अपने गांव में, आप अपने शहर में ऐसे 100-200 परिवारों का एक सर्वेक्षण कर लो आप, और सर्वेक्षण करने के बाद उनको आप किसी तरीके से उनके परिवार में दूध सप्लाई शुरू कर दो। और 1 साल के बाद प्रत्येक साल आप उनसे उसी सर्वे रिपोर्ट लेकर के जाना और फिर लिखना क्या क्या परिवर्तन आया। यदि ये 100-200 परिवारों पर आप परीक्षण करते हो और उसका परिणाम अगर सभी लोगों को बताते हो, तो भारत में एक क्रांति आ सकती है, जैसी क्रांति महाराष्ट्र में भी है देसी गाय के दूध को लेकर के। ये क्रांति वही 2016 के बाद हुई। और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हमने दिल्ली में किया। दिल्ली में जो एम्स कॉलोनी, एम्स के पीछे जो बहुत बड़ा कॉलोनी है, उस कॉलोनी में भी यही किया। 200 परिवार को पकड़ा हमने, उनका सर्वे किया और उन 200 परिवारों को धारोष्ण दूध, वहां दूसरे तरह का परीक्षण किया कि धारोष्ण दूध उनको उपलब्ध कराए। यहां पर जो महाराष्ट्र में किया वो सामान्य दूध पर किया, दिल्ली में जो किया वो धारोष्ण दूध के ऊपर किया कि गाय जब हम दूध निकालते हैं तो दूध में एक गर्मी होती है और उस गर्मी के साथ घर में पहुंचाना दूध को, यानी थर्मस में गाय का दूध निकाला और थर्मस में पैक कर दिया और 2 घंटे के अंदर उनको डिलीवरी कराई घर में। और धारोष्ण दूध का परिणाम फिर लिया, इतना अद्भुत परिणाम है। 3 साल के अंदर सारे फैमिली का मेडिकल एक्सपेंडिचर 0 खत्म। ये ताकत है, ये गुण है भारतीय नस्ल की गाय का। तो इसी के साथ जो है आज के इस संवाद को मैं अपनी तरफ से पूर्ण कर देता हूं। लेकिन यदि गाय के विषय पर आपको कोई प्रश्न पूछना है या मेरे व्याख्यान से यदि कोई प्रश्न सृजित हुआ है तो आप जरूर प्रश्न हमसे पूछ लें, हमें खुशी होगी यदि आप सवाल करोगे। हाँ जी।